हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 के चैप्टर में जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का डिस्कशन हम कर चुके थे। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की। लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। जैसा कि आपको बता रखा है कि ऑर्डर क्या होता है, किसी एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ के अंदर, एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन के अंदर जो कंसंट्रेशन की पावर होती है, अकेला रिएक्टेंट है तो उसकी पावर, या फिर कंसंट्रेशन की जो टर्म्स हैं, एक से ज्यादा टर्म्स है तो उनकी पावर के सम को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नाम दे रहे हैं। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, या फिर उनका सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ होगा, रेट लॉ जहां पे लिख दिया है उसका मतलब वो एक्सपेरिमेंट है, विच इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू के, कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट। कंसंट्रेशन की जो टर्म्स आ रही हैं उनकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मींस रेट, अगर कंसंट्रेशन को हम डबल कर देते हैं तो रेट डबल हो जाना चाहिए, कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर देते हैं तो रेट 3 टाइम्स हो जाना चाहिए, कंसंट्रेशन को हम 4 टाइम करेंगे तो रेट 4 टाइम हो जाएगा। यहाँ पे चेंज के में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि कांस्टेंट है। पावर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसका 1 के अकॉर्डिंग। देन वी कैन से दैट द रिएक्शंस which have sum of power of concentration terms is 1 in experimental rate equation। एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन के अंदर उनकी पावर कितनी होनी चाहिए, पावर का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और इस टाइप का एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उस टाइप का एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं रेट और कंसंट्रेशन के बीच में। हालांकि टाइम के साथ साथ अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करें हम, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले रहा हूं मैं विद टाइम, तो ये तो डिक्रीज होती है। ऐसा जीरो ऑर्डर में भी होता है, फर्स्ट में भी होता है, सेकंड में भी होगा। लेकिन रेट जो होती है वो कंसंट्रेशन से किस टाइप से अफेक्ट होती है। जीरो ऑर्डर में मैंने आपको बताया था कि रेट कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है। फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेकंड ऑर्डर में ये होगी कंसंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि सेकंड ऑर्डर में अगर हम देखेंगे तो कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट 4 टाइम्स चेंज होगी, कंसंट्रेशन को ट्रिपल करने पे रेट 9 टाइम्स चेंज आएगा। कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर देंगे, 3 स्क्वायर कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम का चेंज आएगा। तो उस टाइप से हम देखेंगे कि रेट कंसंट्रेशन से किस टाइप से अफेक्ट होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मानते हैं। यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से चलने वाली वो रिएक्शंस जिनके अंदर कंसंट्रेशन जो होती है उसमें चेंज करने पे उसका रेट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चेंज भी उसमें कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चेंज होने का मतलब इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा और डिक्रीज कर देंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। सपोज दैट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन proceeds A converting to product at initially T is 0, the concentration of A is A and it is 0 and it can be A naught। कल भी हमने कंसीडर किया था, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में कंसीडर किया था कि A नॉट है, वो ये A भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट कितना रहेगा, 0 रहेगा। एट टाइम T टाइम पे सेकंड में हो सकता है, मिनट्स में हो सकता है, टाइम किसी में भी हो सकता है, यहाँ पे ईयर में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है। इट कन्वर्ट इनटू a माइनस एक्स। मींस इसका a घट के कितना रहेगा, a माइनस एक्स। तो x किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। a माइनस एक्स को हम at पुट कर सकते हैं t टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पे आ जाएगी 80 माइनस
सॉरी ए नॉट माइनस ए टी, यानी एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी, ए माइनस एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी, और ए की वैल्यू इनिशियल ए नॉट की लेके मीन्स ये लेके चलते हैं तो हम ये और ये यूज करेंगे। अगर ए और ए माइनस एक्स यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक्स यूज करेंगे। देन एट टाइम टी द रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप से दे सकते हैं। एक टाइप क्या है, रेट dx by dt which is equal to rate। प्रोडक्ट के केस में पॉजिटिव होगा, dx यहां से यहां तक की कंसंट्रेशन का चेंज है which is dx, और टाइम में कितना चेंज हुआ है कितना था which is dt, दोनों के इक्वल रेट होगी dx अपॉन dt के इक्वल। एक तो ये दे सकते हैं और एक दे सकते हैं हम लॉ ऑफ मास एक्शन से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग जो रेट एक्सपेरिमेंट आता है which is rate is equal to k, या rate is directly proportional to a minus x t टाइम पे, वही टाइम t पे चल रहा है पावर 1, और rate which is equal to यहाँ पे कांस्टेंट को मैं k1 यूज कर रहा हूँ a minus x पावर 1। इन दोनों इक्वेशन से ये इक्वेशन इसके लिए फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन इसके लिए सेकंड हो गई है। दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम t पे रेट है, यहाँ पे रेट इधर ही है मैंने, और यहाँ पे रेट इधर ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट dx अपॉन dt which is equal to k1 a minus x पावर 1, पावर 1 मैंने नहीं लगाया, dt टर्म को इधर और a minus x की टर्म को हम इधर ले आएंगे, then it is dx अपॉन a minus x which is equal to k1 dt। एक ये इक्वेशन थी और एक इक्वेशन है, इक्वेशन थर्ड इज डिफरेंशियल इक्वेशन। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा ये dx अपॉन a माइनस एक्स विच इज इक्वल टू k1 कांस्टेंट है एंड dt। इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो होगा माइनस ln नेचुरल लॉगरिथम जिसका बेस e है a माइनस एक्स विच इज इक्वल टू k1 t और प्लस में c वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। और मैंने आपको जीरो ऑर्डर में बताया है कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हम कंडीशन लगा के निकाल लेंगे कि जब t 0 था तो x भी 0 था, c की वैल्यू निकाल लेंगे when t is 0 then x is 0, then from this equation minus ln a minus 0, x की जगह मैंने 0 रख दिया, माइनस ln नेचुरल लॉगरिथम है जिसका बेस e यूज कर रहे हैं, माइनस ln a माइनस 0 इज इक्वल टू k1 इंटू 0 प्लस c, k1 इंटू 0 प्लस में c, then what is c? c is equal to minus ln of a, the value of c put in equation, इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे c की, देन इट इज माइनस ln a माइनस x विच इज इक्वल टू k1 t प्लस c की जगह लग दिया हमने ln a माइनस ln a, इसको इकट्ठा कर लिया हमने, ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, देन ln ऑफ a माइनस ln ऑफ a माइनस x विच इज इक्वल टू k1 t, इसको लॉग की टर्म है, लॉग की टर्म को इकट्ठा कर लिया, माइनस का साइन है तो डिवाइड में चला जाएगा, देन इट इज ln ऑफ a अपॉन a माइनस x विच इज इक्वल टू k1 t। इस इक्वेशन को और ओपन कर लेंगे, इक्वेशन आ गई आपके पास k1 अपॉन दिस इज इक्वल टू 1 बाई t
ln of a upon a minus x. It is इक्वेशन फोर्थ, ये थर्ड इक्वेशन थी, इसको मैंने फोर्थ पुट किया है. इट इज इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है. व्हाट इज टी? टी वो टाइम है जिस पर हमने रेट कंसीडर की थी. व्हाट इज K1? K1 इज रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. व्हाट इज A? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. व्हाट इज A minus x? Not A or not x, which is A minus x. It is difference. किसका डिफरेंस है? A और x का डिफरेंस है. Then what is the A minus x? A minus x is the concentration of reactant at T time. तो A को हमने A नोट और A माइनस एक्स को AT यूज किया था, तो इक्वेशन को हम इस टाइप से यूज कर सकते हैं. K1 which is equal to 1/T ln A की जगह मैंने A नोट पुट कर दिया और A माइनस एक्स की जगह AT पुट कर दिया. इस टाइप से भी इस इक्वेशन को हम ले सकते हैं. इट इज आल्सो इक्वेशन 4. ln की टर्म को log की टर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वी नो दैट ln of E which is equal to 2.303 of log which contain base 10 log, जिसका बेस कितना है? 10 है. वो इस टाइप से रिलेटेड होता है. देन इक्वेशन क्या आ जाएगी? K1 which is equal to 2.303 upon T log of A upon A minus x. It is also equation 4. केवल हमने टर्म चेंज किए. एंड K1 which is equal to 2.303 upon T log of A नोट अपॉन AT. किसी भी टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करें, ये सभी इक्वेशन नंबर 4 है. ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लॉग की टर्म के बेस पे है. इसलिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर हम यूनिटरी मेथड यूज नहीं कर सकते. मैंने आपको बताया था केवल हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर यूनिटरी मेथड को कंसीडर कर सकते हैं. तो मैं बात कर रहा हूँ इसकी प्रॉपर्टीज की. इक्वेशन में इधर ही पुट कर रहा हूं. प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. नंबर फर्स्ट, जैसा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मैंने बताया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन एक ही टर्म नहीं आती है. लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे इक्वेशन 4 में अगर देखें तो एक ही टर्म आ रही है, इंडिपेंडेंटली एक ही टर्म आ रही है. इसका मतलब रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन initial concentration of reactants. यानी रेट डिपेंड करेगी किसकी? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की. किस पे? रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन. सेकंड में हमने वहां पे निकाला था हाफ लाइफ पीरियड. यहाँ पे भी हम उसी का डिस्कस करेंगे. हाफ लाइफ पीरियड. व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड? डेफिनेशन पहले ही बता चुका हूं आपको. टी हाफ से इसको डिनोट करते हैं. टाइम टेकन इन 50% कंप्लीशन, यानी कि रिएक्शन 50% या 50% या आधी रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा. यानी कि रिएक्टेंट अगर 10 मोल लेके चल रहे थे हम, तो कितने टाइम बाद रिएक्टेंट का 5 मोल बचा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. 5 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, 5 मोल उसका बचा होगा. तो रेस्ट जो 5 मोल बचा उसमें कितना टाइम लगा, विच इज हाफ लाइफ पीरियड. इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि टी को हम पुट करेंगे टी हाफ से, और x इज पुट बाई a/2. x इज द मोल्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू a/2. हाफ कंसंट्रेशन बचेगी उसकी. तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4, K1 विच इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी. टी की जगह मैंने रख दिया टी हाफ और log ऑफ
a divided by a minus x, x is a by 2, then a minus a by 2, then t half which is equal to 2.303 upon k1 log of a upon a by 2, a से a कैंसिल हो जाएगा, इट इज log 2, ये हाफ लाइफ पीरियड होगा। अगर इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2.303 हट जाता 1/2 विच इज इक्वल टू log ऑफ, या log की जगह ln आ जाता, ln ऑफ 2 डिवाइड बाय k1, इट इज हाफ लाइफ पीरियड। 2.303 यहाँ पे क्या होता, a नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन a नॉट थी, और व्हाट इज 80, इट इज a नॉट बाय 2, 80 a माइनस x होता, उतनी बचती उतनी, तो a से कैंसिल हो जाता, 2 यहाँ पे आया था, ln 2 अपॉन दिस। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और ओपन कर लें अगर, तो log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, उसको पुट कर दिया मैंने, यानी t हाफ विच इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय k1 इंटू 0.3010, इट इज log 2। ध्यान दे लेना, ओपन करके लिख दिया मैंने, दोनों को मल्टीप्लाई करके कंबाइन कर लिया, एंड t हाफ विच इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k1। ये हाफ लाइफ पीरियड आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, इतना टाइम लगेगा। वहां पे मैंने आपको बताया था जीरो ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है हाफ लाइफ पीरियड, इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन की कोई टर्म नहीं आ रही, इसलिए वी कैन से दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, मींस टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a पावर 0। क्या लिख रहा हूं मैं, हाफ लाइफ पीरियड of first order reaction is independent from initial concentration, और कॉमनली मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी ऑर्डर के अंदर जो हाफ लाइफ होता है, किसी भी ऑर्डर में हाफ लाइफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a पावर 1 माइनस n के, where n is order of the reaction। तो 1 माइनस n, तो 1 माइनस n कितना हो गया, 1 माइनस 1, यहाँ पे 0 हो गया, तो a की पावर 0 हो गई, तो इंडिपेंडेंट हो गया। जीरो ऑर्डर में क्या था, 1 माइनस 0, तो a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। सेकंड ऑर्डर में क्या होगा, 1 माइनस 2, मींस a पावर माइनस 1 हो जाएगी, तो हाफ लाइफ पीरियड a के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये था हाफ लाइफ पीरियड, यानी हाफ लाइफ पीरियड होता है 0.693 अपॉन k1। अब मैं बात कर रहा हूँ, इसी के नीचे ग्राफ प्लॉट कर लेना, उससे इंडिपेंडेंट रहेगा, यानी कि अगर हाफ लाइफ एक साइड में लिया हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और एक साइड में हमने ले ली कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, देन हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसके लिए बढ़ा रहा हूं उसको मैं। थर्ड नंबर पर मैं डिस्कस कर रहा हूं 3/4 लाइफ पीरियड या 3/4 टाइम पीरियड। T 3/4 means time taken in 75% completion। रिएक्टेंट के 75% प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगा, एंड रिएक्टेंट 25% ही बचेगा। देन टी की जगह हमने रख दिया T 3/4, या फिर इसको हम T75 यूज कर सकते हैं। x की जगह हमने रख दिया 3a/4, यानी x 75% बन चुका होगा और रिएक्टेंट है वो 75% कम हो चुका होगा। तो उस कंडीशन में इस इक्वेशन को मैं पुट कर रहा हूँ, k1 which is equal to 1/t, t की जगह T 3/4 रख दिया मैंने, ln की टर्म है इसमें, ये a अपॉन a माइनस एक्स मीन्स a अपॉन a माइनस 3a/4, a माइनस 3a/4 इज a/4, a से a कैंसिल होगा, ln 4, then k1 and T 3/4 which is equal to ln of 4 divided by k1, ये इसका 3/4 लाइफ पीरियड हो जाएगा। ln की टर्म को ओपन करेंगे 2.303 आ जाएगा, then T 3/4 which is equal to 2.303
ln4 डिवाइडेड बाई K1। ln4 कितना होता है 2.303, ln की जगह log आ जाएगा, सॉरी log 4 की वैल्यू होती है log 2 से दुगनी, यानी कि 0.6020 डिवाइडेड बाई K1 विच इज इक्वल टू जस्ट उससे दुगना हो जाएगा, विच इज 1.386 divided by K1, then T3/4 is equal to 1.386 divided by K1, which is also equal to 2 of half life। हाफ लाइफ से जस्ट दुगना होगा, यानी 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में यहाँ पे 2 हाफ लाइफ लग जाएंगी, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में 2 हाफ लाइफ में वो 100% कंप्लीट हो जाती थी। यहाँ पे 75% कंप्लीशन में ही 2 हाफ लाइफ लग जाएंगी। फर्स्ट ऑर्डर के जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर 75% कंप्लीशन में 1.5 हाफ लाइफ लगता था, 1.5 हाफ लाइफ, और यहाँ पे लग जाएगा 2 हाफ लाइफ। मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज स्लो। अगर सेम टाइम से सेम कंसंट्रेशन से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन को, और उनका हाफ लाइफ भी सेम टाइम का होता है, तो उस कंडीशन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आगे जाके स्लो हो जाएगी, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होगी ही नहीं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन 2 हाफ लाइफ में कंप्लीट हो जाती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगी, तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कंप्लीशन को मानेंगे कि वो इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है। यानी इनफाइनाइट टाइम में हम मान लेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से चलने वाली रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या आ गया 3/4 टाइम पीरियड के अंदर 2 हाफ लाइफ लग चुके होंगे। इसके बाद बात कर रहा हूं मैं T99.9%, यानी टाइम टेकन 100% तो कंप्लीट नहीं मान रहे, 100% कंप्लीशन इनफाइनाइट टाइम में यूज करेंगे हम। टाइम टेकन इन 99.9% कंप्लीशन, यानी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं हो रही, 99.9% कंप्लीशन में कितना टाइम लगा देगी। देन T की जगह तो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे T 99.9 और X की जगह रख रहा हूँ 0.999 ऑफ A, यानी A लगभग कंप्लीटली X में कन्वर्ट हो गया। 99.99 यूज किया है तो इसको हम इस टाइप से यूज कर सकते हैं, या फिर 99.9 डिवाइड बाय 100 ऑफ A लिख दूं मैं इसको, ये लिख सकता हूँ 99 डिवाइड बाय 100, 99.9 था इसलिए 999 डिवाइड बाय मैंने कर दिया 100 एंड A 99.9 डिवाइड बाय 100, या फिर मैं कर दूं इसको कि 0.999 ऑफ A एंड K1 which is equal to 2.303 upon T of 99.9 log of A upon A minus 99.9 divided by 100 of A। then इसको इधर ले रहा हूं मैं T 99.9 which is equal to 2.303 upon K1 log of, ध्यान देना यहाँ पे ये A था, A माइनस A था, मीन्स 100A माइनस दिस A which is equal, इसको और आगे ओपन कर रहा हूँ मैं साइड में A अपॉन A माइनस 90, इसको मैंने एलसीएम ले लिया 100, देन ये आ गया यहाँ पे 100A माइनस 99.9 A, A से A कैंसिल हो गया, 100 ऊपर चला गया, ये 0.1 आ गया, देन 100 डिवाइड बाय 0.1 which is equal to 1000, यहाँ पे आ गया log of 1000 मीन्स 10⁻³ then T99.9 which is equal to 2.303 into 3 divided by K1 which is equal to 6.909 upon K1, और ये लगभग 10 हाफ लाइफ पीरियड के बराबर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 10 ऑफ हाफ लाइफ। यानी कि रिएक्शन को 99.9% कंप्लीट होने में लगभग 10 हाफ लाइफ लग जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर से चलने वाली, लेकिन जो जीरो ऑर्डर से चलने वाली रिएक्शन है उसको 100% कंप्लीशन में ही केवल 2 हाफ लाइफ लगेंगे उसकी। तो यहाँ पे 10 हाफ लाइफ लग जाएंगे, क्योंकि 10 हाफ लाइफ क्या था 0.693 अपॉन K1, और यहाँ पे क्या है 6.909 अपॉन K1, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 हाफ लाइफ। 10 हाफ लाइफ में रिएक्शन 99.9% लगभग कंप्लीट होगी। इसका मतलब वी कैन से हियर दैट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की जो रिएक्शंस हैं वो इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाती है। इसी के नीचे नोट कर लेना
we can see that a reaction of first order complete in infinite time में कंप्लीट होती है। फिफ्थ नंबर पे बात कर रहा हूं ग्राफिकल डिनोटेशन। एक तो इक्वेशन मैं ये ले लेता हूँ, इक्वेशन 4 जो पहली वाली थी, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ ln of a upon a minus x which is equal to k1 of t। ln of a upon a minus x is equal to k1 into t। इस इक्वेशन को y is equal to mx plus c की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस में 0 लगा दिया मैंने यहाँ पे। y एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y एक्सिस पे हम लेंगे ln of a upon a minus x और x एक्सिस पे लेंगे हम टाइम। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ग्राफ को बना लेना। ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है इसका। y एक्सिस पे हमें लेना है ln of a upon a minus x और x एक्सिस पे हमने लिया है टाइम। दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इंटरसेप्ट 0 आएगा क्योंकि इंटरसेप्ट c होता है विच इज 0, ओरिजिन से गुजरेगा ये। और इसका जो स्लोप आएगा, स्लोप हमेशा ही tan थीटा होता है विच इज इक्वल टू m के इक्वल होता है और m यहाँ पे k1 है विच इज इक्वल टू k1। स्लोप से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, स्लोप से हम कैलकुलेट करते हैं k1 की वैल्यू और इंटरसेप्ट इसके लिए 0 आता है। एक तो ग्राफ ये हो गया। एक मैं दूसरा इसी इक्वेशन को और खोल लेता हूँ और ओपन करता हूँ, देन इट इज ln a minus x which is equal to k1t। इस इक्वेशन को और ओपन कर लिया मैंने, ओपन करते ही ln a minus x आ जाएगा और t को इधर ले गया मैंने, तो ये पुट कर दिया मैंने। इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, देन इट इज ln of a minus x which is equal to ln of a minus k1t। ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको मैं इधर ले गया तो यहाँ पुट कर दिया, प्लस में आ गया वो, इसको इधर ले आया तो वो माइनस में आ गया, मैंने इधर पुट कर दिया। देन इट इज आल्सो y is equal to c plus mx। अब y एक्सिस पे हम ये लेंगे और x एक्सिस पे टाइम लेंगे, दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे तो मैंने लिया है ln of a minus x, ln a minus x और इधर पुट किया मैंने t टाइम। तो एक इंटरसेप्ट भी आएगा, इंटरसेप्ट इज ln a और स्लोप होगा वो माइनस k1 के इक्वल होगा। एक स्ट्रेट लाइन आएगी लेकिन स्लोप कैसा रहेगा, माइनस k1 मींस स्ट्रेट लाइन इस टाइप से आएगी, देन स्लोप इज माइनस ऑफ k1 और जो इंटरसेप्ट आया वो यहाँ पे टच करेगा, इट इज इंटरसेप्ट। यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस होती है विच इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट आ जाएगा आपके पास ln a के, यानी कि यहाँ पे मैं ln a पुट कर सकता हूँ नेचुरल लॉगरिथम के ग्राफ से ही। टाइम और ln a minus x में इस टाइप का ग्राफ आएगा। स्लोप इसका माइनस k1 होगा, स्लोप की हेल्प से हम k1 और इंटरसेप्ट की हेल्प से हम इनिशियल कंसंट्रेशन a को कंसीडर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा प्लॉटिंग से भी कर सकते हैं इसको, और इंटरसेप्ट अगर हमें गिवन है तो ln a की कंसीडरेशन हम कर सकते हैं और a भी हम उससे निकाल सकते हैं। ये था इंटरसेप्ट इसके बीच में। इसी टाइप से इन इक्वेशंस को जिनमें लॉग की टाइम है, दोनों टाइप से ओपन कर देंगे हम। मैं इक्वेशन ये लेके चल रहा हूँ k1 दिस एंड दिस, तो इसको पुट कर रहा हूँ मैं log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, लॉग की टाइम यूज कर दी, k1t अपॉन 2.303। इस इक्वेशन को ओपन कर लिया मैंने, इसको यहीं पे रखा, t को इधर ले आया, 2.303 को इधर ले आया, देन दिस y इज इक्वल टू mx प्लस c, प्लस में 0 है तो इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा, ओरिजिन से होके गुजरेगी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y एक्सिस पे हम ये लेंगे, x एक्सिस पे हम टाइम लेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ पे मैंने ले रखा है log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स और यहाँ पे ले रखा है टाइम, 0 से ओरिजिन से होके जाएगी। स्लोप जो आएगा वो tan थीटा होगा, m के इक्वल होता है स्लोप विच इज इक्वल टू k1 अपॉन 2.303, k1 अपॉन 2.303 m के इक्वल होगा। इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 हो गया, ओरिजिन से जाएगा, इस टाइप का ग्राफ इसमें आ जाएगा। इसी को हम पिछले वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही और मोल्ड कर देंगे थोड़ा सा, तो एक ग्राफ और बन सकता है इसमें।
इस इक्वेशन को मैं इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि log ऑफ a माइनस log ऑफ a माइनस x विच इज इक्वल टू k1t अपॉन 2.303 और ओपन कर दिया मैंने इसको, माइनस की टर्म को इधर ले आए और इसकी टर्म को इधर ले आए, देन इट इज log a माइनस x विच इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस k1t अपॉन 2.303। इसको भी हमने y इज इक्वल टू c प्लस mx स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग देख लिया। y एक्सिस पे हमने ले लिया log a माइनस x और x एक्सिस पे ले लिया हमने टाइम। दोनों के बीच में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, log ऑफ a माइनस x एंड टाइम के बीच में। लेकिन स्लोप कैसा होगा इसका, स्ट्रेट लाइन तो होगा लेकिन स्लोप कोई tan थीटा है और स्लोप की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी माइनस k1 अपॉन 2.303। स्लोप से हम k1 की वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं और एक्स्ट्रा प्लॉट कर देंगे इसको हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरसेप्ट आ जाएगा और इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा, log ऑफ a। ये इंटरसेप्ट हो जाएगा इसका। इंटरसेप्ट का एंटी लॉग लेके हम a की वैल्यू निकाल लेंगे और जो tan थीटा आ रहा है उससे हम k1 की वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे। ये ग्राफिकल नोटेशन थे कौन सी काइनेटिक्स के, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के। अब मैं इसको भी मिटा रहा हूँ। 6th विल्हेल्मी इक्वेशन। विल्हेल्मी इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ही। आपके पास इक्वेशन है k1t विच इज इक्वल टू ln ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, ln ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ k1t विच इज इक्वल टू ln ऑफ a नोट अपॉन at। और यहाँ भी विल्हेल्मी इक्वेशन में a नोट को c नोट यूज किया गया विच इज इनिशियल कंसंट्रेशन और at को यूज किया गया ct विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर t टाइम बाद कंसंट्रेशन कितनी थी। इक्वेशन में हम इस टाइप से ln जिसका बेस e है तो इसको अगर हटाना है तो e की पावर के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा e पावर k1t विच इज इक्वल टू a नोट अपॉन at, a नोट अपॉन at। इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, देन a नोट विच इज इक्वल टू at इंटू e पावर k1t और e पावर k1t को मैं इधर ले आया, देन इट इज at विच इज इक्वल टू a नोट e पावर माइनस k1t। इधर आएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर चढ़ा है तो पावर माइनस में हो जाएगी। देन दिस, इसी को हम लिख सकते हैं ct विच इज इक्वल टू c नोट e पावर माइनस k1t। इट इज कॉल्ड, दोनों में से कोई भी इक्वेशन दे सकते हैं, इट इज कॉल्ड विल्हेल्मी इक्वेशन। रिप्रेजेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हम विल्हेल्मी इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। 7th concentration of reactant after n half lives। n half lives के बाद रिएक्टेंट की क्या कंसंट्रेशन होगी, तो n half lives की बात की है तो नंबर ऑफ half lives n हो गए। देन सपोज दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ उसके लिए मैं, कि आपके पास आपको AT कैलकुलेट करना है। व्हाट इज AT? इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, और t में कितने हाफ लाइफ लगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितने हैं, which is n, then AT is equal to A naught multiply by 1/2 n। इतने हाफ लाइफ, n हाफ लाइफ में ये कंसंट्रेशन बचेगी। यानी सपोज करो 2 हाफ लाइफ लगे तो कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, आपको पता है, मैं बता चुका हूँ कि एक हाफ लाइफ में 50% कन्वर्जन हो जाएगा, 50% बचेगा रिएक्टेंट। 2 हाफ लाइफ में 75% कन्वर्जन हो जाएगा तो 25% रिएक्टेंट बचेगा। यानी सपोज करो इनिशियल कंसंट्रेशन which is 5n, and calculate
concentration after 2 half lives, रिएक्टेंट की चल गई 2 हाफ लाइफ्स के बाद कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, तो आप निकाल दोगे यहाँ पे AT विच इज इक्वल टू A नोट कितना यूज किया आपने 5 इंटू 1/2 पावर 2 मीन्स 5/4 और 5/4 इज 1.25, यानी कंसंट्रेशन कितनी बची 1.25, यानी कि एक हाफ लाइफ में तो 2.5 बची, दूसरी हाफ लाइफ में 1.5 उसकी कम हो गई, देन 1.25 बची, सॉरी 1.25 कम होगी तो 1.25 बची। तो हाफ लाइफ में वो 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और उसमें 5 से वो 1.25 एम पे पहुंच जाएगा रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट केवल 25% बचा, 5 का 25% है 1.25, इस टाइप से कंसीडर करेंगे। 8 नंबर पे मैं ले रहा हूँ कंपैरिजन of zero and first order reactions. सपोज करो कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है आपके पास और शुरुआत में मोल्स 100 यूज किया हमने और उसको जीरो पे पहुंचाना है। एक हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी, इसको भी हमने क्या किया 100 से स्टार्ट किया और इसको भी हमें जीरो पे पहुंचाना है। रिएक्टेंट के मोल्स हैं, रिएक्टेंट के 100 से स्टार्ट किया और जीरो पे पहुंचाना है, रिएक्टेंट के 100 से स्टार्ट किया और जीरो पे पहुंचाना है। तो हम जानते हैं कि 100 में से जब ये 50 बचेगा तो यहाँ पे एक हाफ लाइफ लग चुका होगा, यहाँ से और यहाँ तक एक हाफ लाइफ इसका लग चुका होगा। और जीरो ऑर्डर में यहाँ से और यहाँ तक पहुंचने में जब ये 25 पे पहुंचे मींस रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाएगी, 100 से 50, 50 से 25, तो हाफ लाइफ और लग जाएगा और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में एक हाफ लाइफ हो जाएगा, यानी कि जीरो रिएक्शन यहाँ से और यहाँ पे पहुंचने में 2 हाफ लाइफ लगाएगी और 75% कंप्लीट होने में 1.5 हाफ लाइफ, 1 and 1.5 हाफ लाइफ और 100 से जीरो पे पहुंचने में 2 हाफ लाइफ में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन उसी टाइप से अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ से 50 तक पहुंचने में इसको एक हाफ लाइफ लगेगा, 50 से फिर 25 पे पहुंचने में यानी 75% कंप्लीट होने में एक हाफ लाइफ और लग जाएगा इसको, जबकि हाफ लाइफ में कंप्लीट होगी, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक कितना हाफ लाइफ लग गया इसको 2 हाफ लाइफ। 2 हाफ लाइफ में 75% कंप्लीट हो पाई और ये 2 हाफ लाइफ में 100% कंप्लीट हो गई। तो 100 से 50 होने में एक हाफ लाइफ, 50 से 25 होने में एक हाफ लाइफ, तो 25 से 12.5 होने में मींस उसका भी आधा, 100 का आधा 50 है, 50 का आधा 25 है, 25 का आधा 12.5 है, 12.5 का आधा कितना है 6.25 है, तो उनमें हाफ लाइफ लगता चला जाएगा, एक हाफ लाइफ। तो यहाँ पे 25 से 12.5 होने में एक हाफ लाइफ और लग जाएगा, यहाँ से 12.5 से 6.25 होने में एक हाफ लाइफ और लग जाएगा, 6.25 से 3.125 होने में एक हाफ लाइफ और लग चुका होगा, यानी 100% कंप्लीट होने में लगभग इनफाइनाइट टाइम लगेगा। मैं आपको बता चुका हूं कि 99.9% कंप्लीशन में कितना टाइम लगा, 10 हाफ लाइफ लग चुके हैं। रिएक्शन 50% पूरी हुई, एक हाफ लाइफ, 75% पूरी हुई तो 2 हाफ लाइफ कंप्लीट हो गई। 87.5% यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी परसेंट कंप्लीट हो गई रिएक्शन 50%, यहाँ से यहाँ तक कितनी परसेंट कंप्लीट हो गई 75%, यहाँ से यहाँ तक कितनी परसेंट कंप्लीट हो गई 87.5% और यहाँ से यहाँ तक कितनी परसेंट कंप्लीट हो जाएगी, बचा वो तो 93.625 बचा ना, 93.75% कंप्लीट, यानी कि यहाँ पे एक हाफ लाइफ लगा 20 हाफ, यहाँ पे 2 हाफ लाइफ, यहाँ पे 3 हाफ लाइफ, यहाँ पे 4 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ में रिएक्शन 93.75% कंप्लीट होगी और 5 हाफ लाइफ में 3.125 बचेगा, इसका मतलब 96.875% कंप्लीट हो जाएगी 6 में और 10 हाफ लाइफ में लगभग
99.9% कंप्लीट हो जाएगी। तो 100 मोल लेके चल रहे थे हम, तो लास्ट में क्या बचा, लास्ट में सपोज करो आपके पास 1 मोल बचा, तो 1 का हाफ मोल बचेगा। मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो 1 से हाफ मोल होगा, उसमें बहुत मॉलिक्यूल होंगे, हाफ से फिर और हाफ मॉलिक्यूल होंगे, उससे भी हाफ होंगे, एक हाफ लाइफ में। इसका मतलब इनफाइनाइट टाइम के अंदर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से चलने वाली रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी, तो इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो पाएंगी। बात कर रहा हूं मैं एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स हम बहुत ले सकते हैं, क्योंकि जनरली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, बता रखा आपको, जिनके लिए मॉलिक्युलरिटी कितनी होती है, 1 होती है, इस टाइप से ब्रेक हो जाता है मॉलिक्यूल, तो उन रिएक्शंस की मॉलिक्युलरिटी 1 होती है और उनका ऑर्डर भी जनरली 1 होता है। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर इक्वल हो जाएगा, और उस कंडीशन में बता चुका हूं मैं ये चीज, उस कंडीशन में जो मॉलिक्युलरिटी यूज कर रहे हैं वही उसका ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर ऑर्डर 1 होता है, मींस वी कैन से कि नंबर फर्स्ट in general decomposition reactions contain first order, यानी जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो इसमें मैं ले सकता हूं डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 का डिकम्पोजिशन इस टाइप से, H2O2 डिकम्पोज्ड इन, हीट करेंगे इसको हम, देन डिकम्पोज्ड इन H2O प्लस हाफ O2। इसके लिए जो रेट आती है एक्सपेरिमेंटल रेट, यानी कि रेट लॉसली रिप्रेजेंट होती है एक्सपेरिमेंट, which is equal to K1 into H2O2 power 1, then order is 1, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। इसी टाइप से डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट, ये था हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन चल रहा है, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन जनरली थर्मल होता है, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन की बात हो रही है, हीट करके डिकम्पोज करेंगे। NH4NO2 डिकम्पोज्ड बाय हीटिंग इन नाइट्रोजन प्लस में 2H2, और इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट रेट आती है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या डायरेक्टली इक्वल टू K1 एंड NH4NO2 पावर 1। ध्यान देने सॉलिड होता है, तो सॉलिड की यहाँ पे हम कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो इसकी लिक्विड स्टेट को हम डिकम्पोज करा रहे हैं तब ऐसा होता है, लिक्विड स्टेट में डिकम्पोज होगा, तो इसकी लिक्विड स्टेट के अकॉर्डिंग उसकी कंसंट्रेशन जो आएगी, जो भी हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में ले रहे हैं उसकी पावर की 1 की डायरेक्टली इक्वल होगी। इसी टाइप से हम बात कर सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO3, वो अमोनियम नाइट्रेट है या अमोनियम नाइट्रेट है, इसका डिकम्पोजिशन भी थर्मल डिकम्पोजिशन है। NH4NO3, इसको हम हीट करेंगे NH4NO2 से, तो नाइट्रोजन और वाटर बनता है, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड बनाने की केमिकल रिएक्शन भी प्लस में 2H2O वाटर बनेगा, यानी इसके लिए भी रेट आएगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी NH4NO3 की पावर 1 की, इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से चलेगी। प्रोपोर्शनलिटी साइन को ओपन करके हम यहाँ कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू K यूज करके, K1 यूज करके यहाँ पे दे सकते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2, SO2Cl2 का भी डिकम्पोजिशन थर्मली इस टाइप से टूट जाती है, इट कन्वर्ट इनटू SO2 प्लस Cl2, सल्फ्यूरिल क्लोराइड है। डिकम्पोज हुआ है तो रेट इस टाइप से गिवन होगी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SO2Cl2 पावर 1
प्रोपोर्शनलिटी साइन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे इक्वल और K1 आ जाएगा एंड ऑर्डर जो होगा रिएक्शन का विच इज फर्स्ट ऑर्डर। यानी डिकम्पोजिशन की जनरल रिएक्शंस होती हैं वो सभी क्या होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 means N2O5 decomposed and convert into NO2 2NO2 plus half of O2। इसके लिए जो रेट आती है एक्सपेरिमेंटल रेट दिस इज इक्वल टू K1 यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर से चल रही रिएक्शन N2O5 पावर 1 देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन है। इस टाइप से हम बता सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से चल रहे हैं। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया भी बताया था मैंने आपको कल मीन्स पिछले लेक्चर में, जो कौन सा लेक्चर था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो अमोनिया का डिकम्पोजिशन होता है NH3 डिकम्पोज्ड बाय हीट एंड कन्वर्ट इनटू हाफ ऑफ N2 प्लस 3/2 ऑफ H2। रेट आती है इसकी एक्सपेरिमेंटल रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमोनिया पावर 1। इसका मतलब ऑर्डर इसका फर्स्ट है। जीरो ऑर्डर का भी एग्जांपल है, लेकिन गोल्ड और प्लेटिनम के सरफेस पे जब इसको डिकम्पोज करते हैं तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन और हीट से डिकम्पोज करते हैं इसको, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो जनरली डिकम्पोजिशन टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिव डिके, न्यूक्लियर रिएक्शंस और रेडियो एक्टिव डिके ऑलवेज फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मींस रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव डिके न्यूक्लियस और रेडियो एक्टिव डिके ऑलवेज फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को समझने की ध्यान रखने की चीज है। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती हैं, रेडियोएक्टिव डीके होता है न्यूक्लियस का, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इंटरेस्टिंग चीज है ये, इंटरेस्टिंग है ये। सपोज दैट इनिशियली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये पेरेंट न्यूक्लियस है, क्या है ये पेरेंट न्यूक्लियस, और ये डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है। डीके चल रहा है, यानी कि एक टाइप का न्यूक्लियस दूसरे टाइप के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन से न्यूक्लियस के बेस पे चल रही है। एक न्यूक्लियस है तो एक में ही कन्वर्ट होगा, 10 न्यूक्लियस है तो 10 में ही कन्वर्ट होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस जितने होंगे उतने ही न्यूक्लियस यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में बनेंगे अगर रेडियो एक्टिव डीके चल रहा है तो यहाँ पे डीके कांस्टेंट सपोज करो लैम्डा यूज करता हूँ जो कि रेट कांस्टेंट के इक्वल ही है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। T इज इक्वल टू 0 पर सपोज करो कि इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस N0 थे, उस टाइम इसके 0 थे। T इज इक्वल टू T पर इसके घट के NT हो गए, तो इसके कितने रह गए N0 माइनस NT विच इज X। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ A अपॉन A माइनस X। इसकी जगह हम पुट करेंगे, K1 की जगह लैम्डा पुट कर सकते हैं, 2.303 अपॉन T टाइम लगा, log ऑफ A की जगह N0 और A माइनस X की जगह NT। इस इक्वेशन से हम डीके के लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को यूज कर सकते हैं। इसके लिए हाफ लाइफ पीरियड भी वही हो जाएगा कि T हाफ which is equal to 0.693 अपॉन लैम्डा, ये इसका हाफ लाइफ हो जाएगा। और ये इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। इंटीग्रेट करके लेके आई हुई इक्वेशन है, इसलिए नाम क्या दिया उसको हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। यानी फर्स्ट ऑर्डर की जितने भी वो जो फॉर्मूलाज हैं वो सभी हम रेडियो एक्टिव डीके के लिए यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड लैम्डा, यहाँ पे डीके कांस्टेंट है। डिस्ट्रॉयमेंट एंड ग्रोथ
ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की ग्रोथ और डिस्ट्रॉयमेंट भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग चलता है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि बैक्टीरिया जो ग्रोथ करता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग करता है। और जब हम कोई दवाई वगैरह मेडिसिन वगैरह उसको मारने के लिए यूज करते हैं या ले लेते हैं तो फिर उसका डिस्ट्रॉयमेंट भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। इसलिए डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है कि 15 डेज आप ये मेडिसिन यूज करो, उसके बाद ये डोज आप कम कर देना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इनफाइनाइट टाइम में जाके वो उसकी जो डिस्ट्रॉयमेंट है वो जीरो होगा, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड के अकॉर्डिंग चलेगा। तो डॉक्टर हमें मेडिसिन के लिए सजेशन देता है कि इतने दिन तक ये यूज करना, फिर इतने दिन तक इस डोज को छोड़ देना, ये यूज करना, फिर मीन्स लंबी उसके अंदर मेडिसिन हमें लेनी पड़ती है बैक्टीरिया के केस में, एकदम से डिस्ट्रॉयमेंट नहीं होता। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करता है, यानी कि फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसके अलावा भी एग्जांपल है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो रहा है, तो इसके अलावा जो सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जो एग्जांपल्स हैं या फिर इनके जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। इसलिए आज के लिए यहीं तक, या अभी के लिए यहीं तक, इस लेक्चर के लिए यहीं तक। आप लोग इसको फेयर कॉपी में कर लें और अच्छी तरह से समझ लें, एक बार दो बार देख के इस लेक्चर को। चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहें। थैंक यू।